स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में और मैं हूँ रिचा। देखिए आज अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें ये मुश्किल से इसके बाद एक और लेक्चर आएगा और अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 लेक्चर आ जाएंगे। उसके बाद जो मेडिवल हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उसके आगे का जो पोर्शन था काफ़ी ज़्यादा वो हमने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में कंटिन्यू कर लिया था। यहाँ हम इसमें मेडिवल हिस्ट्री में सिर्फ मुग़ल एम्पायर तक देखेंगे, यानी मुग़ल साम्राज्य तक देखेंगे। और मुग़ल साम्राज्य में हमने पिछले वीडियो में बाबर, हुमायूं और शेर शाह के बारे में ऑलरेडी देख लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए चालू करते हैं अकबर के बारे में। तो 1556 से इसका जो टाइम पीरियड है वो 1605 तक है। अगर हम इसके जन्म की बात करें, यानी अकबर के अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 1542 में। कहाँ? अमरकोट सिंध के क्षेत्र में। और राणा वीर के क्या है साल में, राणा वीर के क्या है राजमहल में क्या है इनका जन्म हुआ था। देखिए 1551 में क्या है, हुमायूं ने इसे गजनी का क्या है सूबेदार नियुक्त किया था। यानी अकबर को हुमायूं ने क्या किया था 1551 में गजनी का सूबेदार नियुक्त किया था। और 1555 में क्या घोषित कर दिया गया था, अकबर को युवराज घोषित कर दिया गया था। उसके बाद हुमायूं ने दिल्ली पर क्या है जब दोबारा अधिकार स्थापित किया तो अकबर को क्या है लाहौर का शासक नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिए बैरम खां को क्या है अकबर का क्या है संरक्षक भी नियुक्त किया गया था। यानी बैरम खां एक जो पर्सन था उसे क्या है अकबर का संरक्षण, यानी अकबर की क्या करेगा वो देख रेख करेगा, उसके सभी अभियानों में उसके साथ होगा, उसका सभी तरीके से क्या देगा साथ देगा। तो बैरम खां को संरक्षक के रूप में क्या है नियुक्त किया गया था। उसके बाद अकबर का क्या होता है 1556 ईस्वी में क्या होता है राज्याभिषेक होता है। और 1556 से 60 ईस्वी तक क्या है इनके प्रशासन में बैरम खां का क्या होता है वर्चस्व बना रहता है। यानी बैरम खां जो होते हैं वो सर्वोच्च स्तर पर होते हैं। किंतु 1560 तक क्या है अकबर जो था वो क्या हो चुका था समझदार हो चुका था। यानी क्या था पहले जो अकबर था वो इतना ज़्यादा समझदार नहीं था, बड़ा भी नहीं था, लेकिन 1560 आते आते अकबर जो था वो समझदार हो चुका था। इसलिए वह 1560 ईस्वी से ही क्या है बैरम खां से मुक्त होकर प्रशासनिक कार्य करना चाह रहा था। यानी क्या करना चाह रहा था कि वो क्या चाहता था कि जो बैरम खां है वो उसे छोड़ दे, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना समझदार है कि आगे की जो उसकी लाइफ है या जो उसके प्रशासनिक कार्य हैं वो खुद ही क्या है कर सकता था। तो अगर हम इसकी राजनीतिक उसकी बात करें तो देखिए पानीपत का ये क्या है द्वितीय युद्ध लड़ता है। और देखिए बैरम खां की स्टोरी मैं आपको ज़रा सा बता देती हूँ कि होता क्या है कि बैरम खां को ये क्या करता है, जो अकबर था वो कह देता है कि अब आपकी उम्र हो गई है, आप एक काम करिए इससे संन्यास ले लीजिए और जाइए आप हज हो आइए। तो जब बैरम खां हज के लिए जाता है तो जो अकबर होता है वो बैरम खां को क्या कर देता है वहीं रास्ते में मरवा देता है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हम देखते हैं। तो सूर शासक आदिल शाह सूर, सेनापति कौन था हेमू, तथा अकबर की ओर से कौन था बैरम खां के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर जो था वो विजयी हुआ। यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था वो सूर शासक जो था आदिल शाह सूर का जो सेनापति था हेमू और अकबर का जो सेनापति था बैरम खां, उन दोनों के बीच में होता है, जिसमें जो अकबर होता है वो क्या होता है विजयी होता है। उसके बाद अकबर के हम अभियान देखेंगे, दक्षिण भारत के अभियान देखेंगे और उत्तर पूर्वी भारत के अभियान देखेंगे। तो 1559 में ये ग्वालियर की विजय करता है। 1560 में ये जौनपुर में कहाँ सरकी के शासक थे। 1561 में चुनार यानी सूरवंश के शासक थे। और 1561 में ये मालवा में विजय करता है। 1564 में गोंडवाना में और 1564 में आमेर में विजय करता है, जहाँ के जो शासक होते हैं वो भारतमल फर्स्ट होते हैं। उसके बाद आमेर शासक ने क्या है अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री हरखा भाई से क्या है विवाह का क्या रखा था प्रस्ताव रखा था। तो इनकी जो पहली पत्नी है ऐसा कहा जाता है कि वो कौन थी हरखा बाई थी। तो हरखाबाई किसके भारतमल फर्स्ट की क्या थी पुत्री थी। उसके बाद इनके दक्षिण भारत के अभियान देखते हैं कौन कौन से रहते हैं। तो दक्षिण भारत में ये क्या है बहमनी साम्राज्य जब क्या हो जाता है टूट जाता है। तो ये बहमनी साम्राज्य के बाद क्या है दक्षिण भारत में अहमदनगर, खानदेश, बीजापुर, गोलकुंडा और कुछ क्या है 4 महत्वपूर्ण सल्तनतें जो देसी सल्तनत
सल्तनत थी, तो ये क्या करता है, उन रियासतों को क्या कर लेता है, जीत लेता है। और 1519 ईस्वी में क्या है, अकबर ने दक्षिण भारतीयों के पास अपने क्या है एक दूत को भेजा और खानदेश को छोड़कर किसी सल्तनत में क्या है सकारात्मक जवाब नहीं भेजे जाने। मतलब क्या करता है, जब ये जीत लेता है तो क्या करता है, खानदेश को छोड़कर क्या है किसी और सल्तनत से क्या है जब इस दूत भेजता है तो खानदेश के अलावा क्या है इसे सकारात्मक जवाब नहीं मिलते। यानी खानदेश से इसे सकारात्मक जवाब मिलता है, बट और जो 3 सल्तनत थी उनसे क्या है इसे सकारात्मक जवाब नहीं मिलता। तो उसके कारण अकबर ने क्या है 1593 ईस्वी में क्या है अब्दुल रहीम खान खाना व मुराद के नेतृत्व में क्या है एक सेना नेतृत्व क्या है इसने किया था। उसके बाद क्या है, देखिए जब हरखा भाई से क्या हो जाता है, इसका विवाह हो जाता है, तो उनका नाम बदलकर क्या हो जाता है, मरियम उज्जैनी हो जाता है। तो अगर कहीं आपको मरियम उज्जैनी नाम मिले तो आपको समझना है कि वो कौन है, हरखा बाई है। उसके बाद देखिए अगर 1562 ईस्वी में मेंढता विजय जयमल मेवाड़ का शासक जो था, इसने क्या है, इसने भी अकबर की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद 1568 में अगर बात करें मेवाड़ के अभियान की, तो वहाँ के शासक कौन थे, उदय सिंह। इन्होंने क्या है अकबर के काल में क्या है मेवाड़ युगल सल्तनत में क्या है शामिल नहीं हो सका। यानी जो उदय सिंह के टाइम पीरियड में, जो अकबर के काल उदय सिंह का जो टाइम पीरियड था, तो मेवाड़ जो था वो अकबर के शासनकाल में नहीं क्या हुआ था, शामिल हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट युद्ध देखेंगे वो हम हल्दी घाटी का युद्ध देखेंगे। अगर हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो 18 जून 1576 में हुआ था। ये महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के शासक थे और अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें क्या है जो महाराणा प्रताप थे वो क्या हुए थे, पराजित हुए थे, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। मतलब क्या करते हैं, जो महाराणा प्रताप थे वो विजयी तो हो जाते हैं, लेकिन वो पराजित तो हो जाते हैं, लेकिन वो क्या है अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद रणथंभौर के अभियान की अगर हम बात करें तो 1569 में होता है और रणथंभौर पर इन्होंने क्या है अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद कलिंजर अभियान क्या होता है 1569 में होता है। इसके बाद क्या है अकबर ने राजस्थान के मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर और डूंगरपुर साथ ही में बांसवाड़ा, ये 1570 में, इसमें भी क्या है कुछ क्या करता है, ये जो अकबर है वो युद्ध लड़ता है। उसके बाद गुजरात पर अभियान करता है 1573 में। उसके बाद बिहार व बंगाल विजय करता है 1574 में। ये सारी हम अकबर की बातें कर रहे हैं, ये इनकी कुछ विजय हैं। और इन्होंने क्या है, इनका जो साम्राज्य था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा विशाल था। अगर मुग़ल एम्पायर में अगर आप अकबर के साम्राज्य की बात करें ना, तो ये क्या था, काफ़ी साम्राज्यवादी नीति थी इसकी। उसके बाद 1591 में सिंध विजय करता है। उसके बाद 1595 में बलूचिस्तान की विजय करता है। उसके बाद 1581 में क्या है काबुल विजय करता है। उसके बाद 1585 से 86 के बीच में कश्मीर विजय। उसके बाद 1590 से 91 के बीच उड़ीसा विजय और उसके बाद 1595 में कंधार विजय। ये क्या थी, इसकी सारी अकबर की विजय थी। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का क्या है, ये मुग़ल साम्राज्य का पहला शासन था जिसने क्या है दक्षिण भारत पर क्या है जीत क्या की थी, स्थापित की थी। यानी दक्षिण भारत के भी एरियाज़ को क्या है इसने जीता था। तो दक्षिण भारत में क्या है, जब तत्कालीन समय में बीजापुर की विधवा चांद बीवी का क्या था, अधिकार था। यानी दक्षिण भारत में क्या था कि उस समय पे किसका, चांद बीवी जो बीजापुर की क्या थी, विधवा थी, उसका क्या था, अधिकार था। और 1596 ईस्वी में चांद बीवी के साथ क्या है अकबर का क्या हुआ, समझौता हुआ, जिसमें बरार के क्षेत्र में मुग़लों को क्या है मिला लिया गया। यानी जो मुग़ल थे उन्होंने क्या है जो बरार का क्षेत्र था उसे क्या है मुग़ल एम्पायर में मिला लिया गया। और कुछ समय बाद ही अहमदनगर सरदारों ने क्या है इस संधि को मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो और क्या होता है, बरार के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यानी क्या होता है कि चांद बीवी और अकबर के बीच में संधि होती है जिसमें ये डिसाइड होता है कि जो बरार का क्षेत्र है वो अकबर को दिया जाएगा। लेकिन अहमदनगर के जो सरदार होते हैं वो इस संधि को मानने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं और क्या कर लेते हैं, जो बरार के क्षेत्र में वो अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद 1597 में क्या है अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना व
दानियाल के नेतृत्व में क्या है पुनः सैन्य अभियान करवाया और 1599 ईस्वी तक दौलताबाद पर क्या है अपना अधिकार कर लिया। यानी अकबर जो है वो क्या करता है, अब्दुल रहीम खान खाना और उसके किसके दानियाल के बीच उसमें क्या करता है, सैन्य अभियान करवाता है और फिर 1599 में क्या कर लेता है, दौलताबाद पर अपना अधिकार कर लेता है। इसी बीच यानी जब दौलताबाद पर वो अपना अधिकार स्थापित करता है तो इसी समय क्या होता है, खानदेश के शासक ने भी क्या है अकबर की अधीनता मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया और 1600 ईस्वी में अकबर ने स्वयं सैन्य अभियान किया और खानदेश की राजधानी जो थी बुरहानपुर, उस पे क्या है बुरहानपुर के दुर्ग को क्या है जीत लिया। यानी जो राजधानी थी यहाँ की वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी और यहाँ के जो किले या जो मेन फैसिलिटीज़ होती हैं वो क्या है राजधानी में ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ के दुर्ग को क्या कर लिया, जीत लिया और बीजापुर व गोलकुंडा के में क्या है अकबर के ही क्या है क्षेत्र रहे। यानी जो बीजापुर और गोलकुंडा का जो क्षेत्र था वो अकबर के ही साम्राज्य में मिला लिए जाते हैं, यानी मुग़ल एम्पायर में। और असीरगढ़ क्या है अकबर की क्या थी, अंतिम विजय थी। उसके बाद इसकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में पहले हम धार्मिक नीति की बात करेंगे। धार्मिक नीति को हम 3 चरणों में बांटेंगे, एक प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो 1562 से 75 तक रहती है और अगर हम द्वितीय चरण की बात करें तो 1575 से 1581 तक रहती है और अगर तृतीय चरण की बात करें तो 1582 से क्या है बाद की रहती है। तो चलिए इसका प्रथम चरण देखते हैं। तो अकबर क्या है सामाजिक भेदभाव को क्या है समाप्त कर सभी धर्मावलंबियों को एक दृष्टि से देखने का क्या किया, इसने प्रयास किया। मतलब इससे आप ये चीज़ समझिए कि ये क्या था, ये भी मुस्लिम धर्मावलंबी था लेकिन फिर भी इसने क्या है सभी धर्मों को बराबर माना और सभी धर्मों को क्या है समान रूप से देखने का प्रयास किया और सभी को क्या है एक सा अधिकार देने का कोशिश किया। जैसे इसके कुछ कार्य देखते हैं हम कि कैसे इस चीज़ों का हमें पता चलता है। तो 1562 में ये क्या कर देता है, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है और धर्मांतरण में भी क्या है प्रतिबंध लगा देता है। यानी पहले क्या है लोगों का धर्मांतरण करवाया जाता था, हिंदू से मुसलमानों में क्या है उन्हें कन्वर्ट करवाया जाता था, तो उस धर्मांतरण पर क्या है ये प्रतिबंध लगा देता है कि अब क्या है धर्मांतरण ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाएगा। अगर आपको करना है तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं लेकिन किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाएगा। 1563 में क्या है ये तीर्थ कर को समाप्त कर देता है। यानी हिंदुओं में या मुस्लिमों में क्या है जो तीर्थ कर लिया जाता था, जो क्या है हम अपने धार्मिक स्थलों में जाते हैं तो वहाँ पर जब लोग जाते हैं तो उनसे क्या है बीच में रास्ते में तीर्थ कर लिया जाता था, तो उसे समाप्त कर दिया। 1563 में पंजाब में जो गौ हत्या होती थी उस पर भी क्या है प्रतिबंध लगवा दिया और 1564 में क्या है इसने जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद अगर हम द्वितीय चरण की इसकी बात करें तो द्वितीय चरण में देखिए क्या करता है, ये सभी धर्म गुरुओं के क्या है बढ़ते मतभेद को देखकर क्या है कि धर्म गुरुओं में क्या होने लगा था, मतभेद होने लगा था। तो अकबर ने क्या है 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की और इसी इबादत खाना में सभी धर्म गुरुओं को क्या किया, आमंत्रित किया। तो ये सिर्फ इसके करने का मोटिव सिर्फ इतना था कि जो लोगों के बीच जो मन मुटाव हो रहा है उसे क्या किया जा सके, ख़त्म किया जाए। हिंदू गुरुओं में पुरुषोत्तम व देवी हैं और जैन गुरु में हरिविजय सूरी और विजय सेन सूरी थे। पारसी गुरु में दस्तूर जी मेहर जी राणा थे और ईसाई गुरु में थकतीला मांस वो थे। सॉरी इसका मिट गया है और इसका मुझे कंफर्म भी नहीं है तो इसके लिए सॉरी मैं इसका नहीं बता पाऊँगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो उसका आप गूगल कर लीजिएगा एक बार ईसाई गुरु का, वैसे शायद भका कीता थे तो एक बार देख लीजिएगा, मैं ईसाई गुरु में श्योर नहीं हूँ। तो उसके बाद इबादत खाना में क्या है सभी धर्म गुरुओं को अपने अपने धर्म में क्या है श्रेष्ठ बताया। यानी जो जितने भी इबादत खाने में जितने भी जो गुरु आए थे वो क्या करते हैं, मीटिंग बुलाता है जब अकबर, तो जितने भी लोग थे यानी जितने भी गुरु थे क्या करते हैं, सब अपने अपने क्या है अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ बताते हैं। परंतु उसमें अकबर को एक चीज़ समझ में आती है, क्या समझ में आती है कि जो सभी जो धर्म हैं धर्मों का उद्देश्य जो है वो क्या है एक ही है। और धर्मों का उद्देश्य कैसे एक ही है, क्योंकि सभी जो हैं वो क्या है मानवता और
एकता पर क्या है बल देते। धर्मगुरुओं के विचारों को सुनकर सितंबर 1579 ईस्वी में अकबर ने अमोधत्व आदेश यानी महजर की क्या की घोषणा की, जिसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि अगर धार्मिक गुरुओं में क्या है विवाद हो जाए तो अंतिम निर्णय बादशाह का होगा। यानी इसमें ये कहा कि अलग अलग धर्म के जो गुरु हैं अगर उनमें क्या हो जाएगा, अगर कोई किसी बात पर क्या हो जाएगा विवाद हो जाएगा तो वो खुद आपस में निपटारा नहीं करेंगे, जो निपटारा करेगा इन बातों का वो कौन करेगा, बादशाह करेगा। अर्थात इस घोषणा से बादशाह ने क्या है अपने आप को इनाम आदिल यानी धर्म प्रधान बना लिया। उसके बाद अगर हम तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण में देखिए क्या होता है, अकबर ने क्या है अपने सुधारों को क्या है अंतिम रूप देते हुए, यानी इसने कुछ तृतीय रूप में क्या है धर्मों पर जो सुधार थे उसमें क्या है 1528 में दीन-ए इलाही की क्या करता है घोषणा करता है। जो दीन-ए इलाही था वो क्या था, सभी धर्मों का सार था, यानी सभी धर्मों की क्या थी समरी थी। इसका उद्देश्य जो था वो समाज में नैतिक व्यवस्था को क्या है स्थापित करना था, यानी समाज में क्या लाई जा सके, नैतिकता लाई जा सके। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, अबुल फजल था। ये एक कवि था, राइटर था। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं ले आऊँगी। वैसे आप लोग को वीडियो मिल ही जाएगा 12th क्लास की, जब NCERT जो अंजलि मैम पढ़ा रही हैं तो वो पढ़ाएंगी, या हो सकता है कि मैं ही पढ़ाऊँ, तो आपको वीडियो क्या है मिल जाएगा। उसके बाद दीन-ए इलाही की क्या थी शर्तें देखते हैं क्या थी। इसमें क्या है मद्यपान पर क्या किया गया था, निषेध किया गया था। वह शाकाहारी जीवन क्या है व्यतीत करना था। उसके बाद चोरी, हत्या, डकैती को क्या है अपने आप से क्या रखना था, दूर रखना था। यानी कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करेगा, ना हत्या करेगा, ना डकैती यानी डाका डालेगा। उसके बाद कम उम्र में कन्या व वृद्ध महिला से वैवाहिक संबंध स्थापित ना करना, यानी अगर महिला वृद्ध हो गई है या महिला की कम उम्र है यानी कम उम्र की कन्या है तो उनसे भी क्या है विवाह नहीं किया जाएगा। उसके बाद 1583 में इलाही संवत की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो शासक है वो जहांगीर है। तो अकबर के बारे में इतनी चीज़ें क्या है हमें मिलती हैं, या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप UPSC या स्टेट PSC का एग्ज़ाम देते हैं तो इतनी चीज़ें क्या हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं आपको इतनी चीज़ें करवा रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो यही अकबर के बारे में आज यहीं देख लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जहांगीर के बारे में देख लेंगे। तो अकबर की वीडियो में क्या है, अकबर का जो लेक्चर है वो हम सेपरेट लेक्चर बना देते हैं। उसके बाद जहांगीर के बारे में हम देख लेंगे, और जो अकबर वाले वीडियो की जो PDF है वो आपको जहांगीर वाले वीडियो में क्या है मिल जाएगी। यानी इससे नेक्स्ट वीडियो में क्या है आपको PDF में एक साथ अवेलेबल करवा दूँगी। और देखिए, आप लोग जो टेलीग्राम का लिंक मांगते हैं ना, तो ऑलरेडी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो टेलीग्राम में ऐसी कुछ स्पेशल चीज़ तो नहीं है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। नोट्स जितने भी हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा देती हूँ। और टेलीग्राम में आपके हमेशा तो वो लिंक नहीं रही आएगी ना, लेकिन नोट्स नहीं रहे आएंगे, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक मेरे वीडियो रहेगा तब तक आप लोगों को PDF फाइल भी मिलती रहेगी, तो आप लोग यहीं से डाउनलोड कर लिया करिए। और अगर होगा तो फिर मैं उसके बाद वो भी चालू करूँगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, लाइफ जो है वो काफ़ी बिजी रहती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। और उसके बाद मैं प्लान कर रही हूँ कि अभी मैं आर्ट एंड कल्चर भी कंप्लीट कर दूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री भी कंप्लीट कर दूँ, तो सारी चीज़ों का टाइम नहीं मिल पाता। नोट्स तैयार करना, उसके बाद उसका PDF बनाना, थंबनेल क्रिएट करना, डिस्क्रिप्शन लिखना, सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं फ्रेंड्स, काफ़ी लंबी हो जाती हैं। तो आई होप आप लोग मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। और प्लीज़ जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करिए मेरे वीडियोस, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट के थ्रू बताइए, तो मैं उन्हें क्या सुधारूँगी। तो चलिए, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।